हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता अकेडमी। सो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस सेकेंड लेसन नंबर 3, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, प्रजनन पढ़ेंगे, प्रजनन और आधुनिक तकनीकी पढ़ेंगे, लैंगिक स्वास्थ्य पढ़ेंगे और जनसंख्या का विस्फोट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न जीवन प्रक्रिया का अध्ययन किया था। मतलब क्लास 9 में हम लोग ने बहुत सारे जीवन प्रक्रिया का अध्ययन किया था। वे जीवन प्रक्रियाएं अर्थात क्या क्या अध्ययन किया था, उसमें पोषण था, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवाहन, संवेदनशीलता और वृद्धि। ये सारी चीजें हमने 9वीं में पढ़ा था। प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए सभी जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक है। ये जितने भी जीवन प्रक्रियाएं हैं वो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इन भिन्न भिन्न जीवन प्रक्रियाओं जैसी ही एक जीवन प्रक्रिया सजीवों में पाई जाती है, वो है प्रजनन। अब हम लोग प्रजनन के बारे में इस 10वीं में पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्रजनन उस सजीव के जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं होता, अपितु वह सजीव जिस प्रजाति का है उस प्रजाति को जीवित रखने के लिए सहायता करती है। प्रजनन क्या चीज होता है कि वो खुद भले जीवित ना रहे, लेकिन उस जो सजीव की जो प्रजाति है उसको निरंतर बनाए रखने के लिए, जीवन जीने के लिए, वो खुद भले ना जीवित रहे लेकिन वो दूसरों को जीवित रखने में प्रजनन जो है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक सजीव से प्रजनन अभी बताया गया है। एक सजीव से उस प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। एक कोई सजीव है, उस प्रजाति से कोई नया सजीव अगर जो बनेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रजनन कहा जाएगा। जैसे एक कोई मनुष्य है, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा जन्म लेगा, मुर्गी से मुर्गी जन्म लेगी। तो इसी तरीके से शेर, बाघ जो भी है, तो शेर से शेर का बच्चा जन्म लेगा और बाघ से बाघ का बच्चा जन्म लेगा। प्रत्येक प्रजाति की उत्क्रांति के लिए जिम्मेदार घटकों में प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक है। जिस भी प्रजाति का मतलब कोई भी हो गया, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, कोई भी जो प्रजाति है अपने ही तरह से वो नई प्रजातियों को जन्म देती है। सजीवों में प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार है। मतलब प्रजनन के 2 प्रकार हैं। पहला है अलैंगिक प्रजनन है और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। पहला कौन सा है, लैंगिक प्रजनन है और दूसरा है अलैंगिक प्रजनन। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अलैंगिक प्रजनन, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव निर्माण करने के लिए अपनाई हुई अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। मतलब बिगर युग्माणु का निर्माण नहीं करते, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, युग्माणु का निर्माण नहीं करते हैं और अपने समान कोई नई सजीव को निर्माण करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। 2 भिन्न कोशिकाओं के संयोग से यह प्रजनन होता है। जो अलैंगिक प्रजनन है, ये 2 भिन्न कोशिकाओं के संपर्क में आने से यह अलैंगिक प्रजनन होता है। इसलिए नवजात सजीव बिल्कुल मूल सजीव के जैसा ही होता है। जो भी मतलब जो नया इसका सजीव जो निर्माण होगा वो अपने मूल सजीव के जैसा ही दिखता है। इस प्रजनन में एक जनक से नए सजीव का निर्माण गुणसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। मतलब एक जनक मतलब क्या होता है, जिससे ये पैदा होते हैं उससे वो समान गुणसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। जनकीय विचरण का अभाव यह अलैंगिक प्रजनन की हानि है। जो जनकीय विचरण है वो अलैंगिक प्रजनन से हानि होती है और तीव्र गति से होने वाला प्रजनन यह इस पद्धति का लाभ होता है। इसमें क्या होता है, तीव्र गति से प्रजनन होते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन। तो एक कोशिकीय सजीव क्या हो गया, हमारा पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, कवक हो गया, ये सारे क्या है, एक कोशिकीय सजीव है। तो एक कोशिकीय सजीव में क्या है, देखो द्विविभाजन पद्धति है। तो द्विविभाजन में क्या होगा, जैसे एक अमीबा है, ये अमीबा दिख रहा है। अमीबा को क्या किया, यहाँ से देखो ये जो ये इनका मेन पार्ट है। ये मेन पार्ट्स को यहाँ पे देखो 2 भागों में विभाजित कर दिया। जब ये 2 भागों में विभाजित कर दिया, यहाँ पे आने पे ये पूरी तरीके से 2 भागों में विभाजित हो गया, अलग अलग हो गए हैं। तो जब ये भी यहाँ से टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नया अमीबा बना और ये दूसरा एक अमीबा बना। अब जब ये भी थोड़े बड़े और हो जाएंगे, ये भी बच्चे हैं,
जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो ये अमीबा से भी, इसमें से भी कितना बनेगा, इसमें से भी 2 पार्ट अलग होगा और इसमें से भी 2 पार्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, इसमें का 2 बन जाएगा और इसमें भी 2 बनेगा। सेम उसी तरीके से जनक पैरामीशियम में भी, तो ये देखो यहाँ पे 2 पार्ट है, तो ये ब्लैक वाला और ये जो ब्लू वाला है ये क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे से खींचेंगे। जब एक दूसरे से खींचने के बाद में यहाँ पे भी देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये जाते जाते यहाँ पे एक अलग पैरामीशियम बनेगा और ये एक अलग पैरामीशियम बनेगा। फिर से बाद में जब इसमें से भी 2-2 डिवाइड होगा तो इसको क्या कहा जाता है, द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब क्या होगा, द्विविभाजन का मतलब होगा 2 भागों में बांट करके। देखिए विधि है द्विविभाजन पद्धति का, 2 तरीके का विधि दिया गया है। पहले विधि में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कई दिनों तक जमा हुआ पानी और जलीय वनस्पतियों से समृद्ध किसी तालाब के पानी को शंक्वाकार पात्र में लीजिए। मतलब जो पानी जमा हुआ है किसी एक डिब्बे में अगर पानी जमा हुआ है, उस पानी को लेना है, उसमें थोड़े गेहूं के दाने और कुछ जलीय वनस्पति डालें, जो भी वहां से वनस्पति मिलती है, जिस तरीके से काई वगैरह होता है, तो काई वगैरह और गेहूं के दाने एक साथ में डालिए। 3-4 दिनों तक उस वनस्पति तथा गेहूं के दानों का विघटन होने दीजिए। मतलब गेहूं का दाना जो है वो, और जो वो वनस्पति है, जो काई वगैरह होता है, जो पानी में होते हैं, उसको विघटन होने की दीजिए। चौथे दिन प्रातः के समय पे एक स्वच्छ कांच पट्टी मतलब जब हम लोग प्रयोग करते हैं उस कांच पट्टी पे ले करके शंक्वाकार फ्लास्क में पानी की एक बूंद लीजिए। उस आच्छादन कांच का मतलब क्या होगा, उस पट्टी के ऊपर कांच को रख करके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के से उसका निरीक्षण कीजिए। आपको बहुत से पैरामीशियम द्विविभाजन करते हुए दिखाई देंगे। उसमें भी क्या होगा, 1 पैरामीशियम है, 2 पैरामीशियम है, 3 पैरामीशियम है, इसमें से द्विविभाजन करते हुए आपको दिखेगा। तो उसके बाद है आदि केंद्र का सजीव। जो आदि केंद्र के सजीव क्या है, जीवाणु। आदि जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। दृश्य केंद्र की कोशिका स्थित तंतुकणिका और हरित लवक। यह कोशिका अंगक द्विविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। यह कोशिका क्या करते हैं, 2 तरीके से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस पद्धति में जनक कोशिकाएं भी होती है। जनक कोशिकाएं मतलब क्या, जिससे पैदा होते हैं, जो स्टार्टिंग रहता है। जैसे ये क्या है, ये उसका जनक कोशिका है, और ये इसमें ये वाला क्या है, ये इसका जनक कोशिका है, ये इसका जनक कोशिका है। जनक कोशिका हम लोग पिता समान मान सकते हैं। यह विभाजन समसूत्री या असमसूत्री पद्धति से होता है, मिटोसिस और अमिटोसिस पद्धति से होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये यूग्लिना है। यूग्लिना यहाँ पे 1 है। अब 1 से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये 2 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। जब यहाँ पे 2 पार्ट हुआ तो ये 2 पार्ट से ये इस तरीके से डिवाइड होगा, और ये पूरा इस साइड और इस साइड डिवाइड करके एक ये नया यूग्लिना बना और ये यूग्लिना बना। ये क्या है, जनक है, और ये क्या है, नवजात शिशु के रूप में इसको देखे जा सकते हैं। अलग अलग आदि जीवियों में विभाजन का अक्ष भी भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण, अमीबा का कोई विशिष्ट आकार न होने से किसी भी अक्ष से विभाजन नहीं होता। अमीबा जो है, ये देखो यहाँ पे अमीबा है, इसका कोई भी आकार नहीं है, इसके वजह से ये विभाजन नहीं होता, इसलिए साधारण द्विविभाजन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। 2 भागों में डिवाइड होता है। पैरामीशियम क्षैतिज द्विविभाजन पद्धति से, यूग्लिना ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन पद्धति का। यूग्लिना ये क्या है, ये क्षैतिज द्विविभाजन है। ये क्या है, क्षैतिज द्विविभाजन है। ये इस साइड से उसको कटिंग कर रहा है, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन है, मतलब सीधे में खड़े होकर के द्विविभाजन कर रहे हैं। सामान्यतः सजीवों में द्विविभाजन अनुकूल परिस्थिति में अर्थात पर्याप्त भोजन उपलब्धि में भी होता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं बहुविभाजन। बहुविभाजन का मतलब क्या, पहले हमने क्या पढ़ा, द्विविभाजन पढ़ा। द्विविभाजन का मतलब क्या होगा, 2 विभागों में डिवाइड होना। अब यहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुविभाजन मतलब 1 से, पहले वाले में क्या था, 1 से 2 निकलते थे। इसमें क्या है, कितने निकलेंगे, 1 से बहुत सारे निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अमीबा और उसके समान एक कोशिकी आदि जीवी प्रतिकूल परिस्थिति में भी बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जिस समय अपर्याप्त भोजन या अन्य प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण है,
तब अमीबा कूड़पाट तैयार नहीं करता। ये क्या करता है? कूड़पाट नहीं तैयार करता और अपनी हलचल रोक देता है। ये क्या करता है? अपनी हलचल रोक देता है, वह गोलाकार हो जाता है। देखो यहाँ पे एक अमीबा दिया गया, जनक अमीबा है। जनक अमीबा ने क्या किया? अपने आसपास में क्या किया? गोला क्रिएट किया है और कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर संरक्षक का आवरण तैयार करता है। ये जो ब्लू कलर वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है, ये क्या है? संरक्षक आवरण है। इस आवरण युक्त कठोर संरक्षक को पुटी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? पुटी कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। पहले पुटी के अंदर सिर्फ केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे केंद्रक का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे क्या है? ये इसके केंद्रक का और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है। उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। और ये क्या है? जो अंदर ब्लू कलर का है, वो क्या है? कोशिका है, केंद्रक है। तो केशिका और केंद्रक द्रव्य का भी विभाजन होता है। अनेक छोटे अमीबा तैयार होते हैं। तो ये क्या हो गया? इसके अंदर छोटे अमीबा तैयार हुए। जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब तक ये पुटी फूट जाती है। जो यहाँ पे ब्लू कलर का जो बनाया गया है, ये जो है, ये क्या कर रहा है? ये फूट गया और इसके अंदर से अमीबा हमारा बाहर निकल गया। अनुकूल परिस्थिति में वह पुटी का आवरण फट जाता है और उसमें से शिशु अमीबा मुक्त हो जाते हैं। तो ये सारे क्या है? अमीबा है। अब जब ये भी बड़े होंगे, तो ये जो एक अमीबा है वो भी इस तरीके से बनेगा, वो भी बहुत सारे अमीबा को प्रजनन करेगा। अब यहाँ पे देखो मुकुलन और बडिंग। तो यहाँ पे देखिए जो मुकुलन है, मुकुलन का प्रोसेस भी यहाँ पे देखो दिया गया है। तो ये एक क्या है? जनक किण्व कोशिका है। इससे ये दो भागों में डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी दो भागों में डिवाइड हुआ, ये दो भागों में डिवाइड हुआ। देखो यहाँ पे जब ये दो भागों में यहाँ पे डिवाइड होगा, जब ये बड़ा होगा, जब क्या होगा? ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होने के ये वाला प्रोसेस करेगा। जब ये बड़ा होगा तो ये वाला प्रोसेस करेगा। अब इसके ऊपर ये इस तरीके से प्रोसेस होंगे। फिर यहाँ पे भी एक बनेगा तो ये वाला ऐसे बड़ा करके ये धीरे धीरे ये मुकुलन पद्धति इस तरीके से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 ऐसे मुकुलन बडिंग या मुकुलन पद्धति कहा जाता है इसको। बाजार में से एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर लाइए। ड्राई ईस्ट पाउडर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जैसे पाव वगैरह बनाने में। एक बीकर में 50 मिलीलीटर गुनगुना पानी लें, उनमें 5 ग्राम ड्राई ईस्ट पाउडर और 10 ग्राम शक्कर मिलाकर के उस मिश्रण को पूरी तरीके से मिला लें। मतलब एक पानी के अंदर एक ईस्ट पाउडर लेना है 5 ग्राम और 10 ग्राम शक्कर लेना है। 1 घंटे तक उस मिश्रण को किसी शुष्क जगह पर रखकर के बाद में एक बूंद स्वच्छ कांच पट्टी पर लीजिए। सूखे जगह पर रखने के बाद में उसकी एक बूंद जो है कांच की पट्टी पर लीजिए। उस पर एक आच्छादन कांच रखकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे निरीक्षण कीजिए। अब उसमें देखो क्या दिखाई देगा? आपको किण्व कोशिका मुकुलन करती हुई दिखाई देगी। मतलब जो हमारा ड्राई ईस्ट है, ड्राई ईस्ट क्या करेगा? इस तरीके से बढ़ते हुए आप लोगों को दिखाई देगा। अर्थात अनेक किण्व कोशिकाओं को एक छोटा सा उभार दिखाई देगा। हर एक कोशिका पे ये जो है छोटा सा ये क्या दिखेगा? उभार दिखेगा। और ये जो उभार रहेगा ये क्या होगा? नया नया क्रिएट करेगा। किण्व कोशिका मुकुलन पद्धति से प्रजनन के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नवजात केंद्रकों का निर्माण करती है। नवजात केंद्रकों का, वो मतलब नए नए बनते रहते हैं। इस कोशिका को जनक कोशिका कहते हैं। इस जनक कोशिका को एक छोटा सा उभार आता है। यह उभार अर्थात मुकुल होता है। तो यहाँ पे नया मुकुल बना। 2 नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है। मुकुल की पर्याप्त वृद्धि होने के बाद वह जनक कोशिका से अलग हो जाता है और स्वतंत्र नवजात किण्व कोशिका के रूप में बढ़ने लगता है। ये क्या करता है? धीरे धीरे करके ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन। जो बहुकोशिका सजीव होता है उसके अलैंगिक प्रजनन किस तरीके से होते हैं, उसमें पहला दिया गया है खंडी भवन। तो खंडी भवन को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो ये पार्ट है, ये क्या है? स्पायरोगायरा। ये पूरा का पूरा क्या है? स्पायरोगायरा है। इसमें ध्यान से देखोगे ना तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो ये मतलब
बीच में से फट जाएगा। फटने के बाद में ये एक अलग स्पाइरोगायरा तैयार हुआ है और ये एक अलग स्पाइरोगायरा तैयार। इसी पद्धति को क्या कहा जाता है? खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन। यह अलग प्रजनन की पद्धति बहुकोशिकीय सजीवों में पाई जाती है। ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये बहुकोशिकीय सजीवों में ही पाई जाती है। इस पद्धति में जनक सजीव के शरीर के छोटे छोटे खंडों में विभाजन होकर प्रत्येक नया खंड नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है। मतलब ये क्या होता है, इसको खंडीभवन किया जाता है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। जैसे ये इस पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इधर से डिवाइड होगा, तो इसमें कितना बनेगा 1 2 3 4। इसमें जितने भी पार्ट्स बनेंगे तो जो पार्ट्स बनेगा वो एक अलग नवजात शिशु के रूप में अपना जीवन जीने लगता है। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया है शैवाल, स्पाइरोगायरा, साइकन जैसे स्पंज प्रकार के सजीवों में इस पद्धति से प्रजनन होता है। में इस तरीके से खंडीभवन करके इसका प्रजनन किया जाता है। स्पाइरोगायरा को जब पर्याप्त पानी और पोषक तत्व मिलते हैं तब उसके तंतुओं की वृद्धि तीव्र गति से होकर के वह तंतु छोटे छोटे खंडों में खंडीभवित होते हैं। कहने का क्या मतलब है, जब स्पाइरोगायरा है या शैवाल है या साइकोन है, इसमें पानी और पोषक तत्व जब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तो ही अपना प्रजनन करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाते हैं। प्रत्येक खंड स्वतंत्र नवजात स्पाइरोगायरा के तंतु के रूप में बढ़ता है। जो भी ये स्पाइरोगायरा बन रहा है ये अलग अलग तंतुओं के रूप में आते हैं, अलग अलग बच्चों के रूप में आते हैं। साइकोन के शरीर में अगर किसी घटना से छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं तो प्रत्येक टुकड़े नए साइकोन का निर्माण करते हैं। तो उसी तरीके से साइकोन भी है, शैवाल भी है कि जब इनके शरीर के जितने टुकड़े होते हैं ये क्या करते हैं, मरते नहीं हैं। जितने भी टुकड़े हो जाएंगे ये क्या होगा कि उससे नया एक टुकड़ा बन जाएगा। फिर है पुनर्जनन, रीजनरेशन। अब पुनर्जनन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है छिपकली। आप लोगों ने छिपकली देखा होगा, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि छिपकली की ये जो पूंछ है, पूंछ से ये क्या करता है, कट जाती है। तो ये पूंछ अलग हो जाती है और ये उसका जो धड़ है ये क्या होता है, अलग हो जाता है। जो ये धड़ अलग हो जाता है इसमें ऑटोमेटिक ये मरते नहीं हैं, ये इसकी फिर से पूंछ आ जाएगी और ये जो पूंछ अलग से कटा हुआ है इसके फिर से धड़ बन जाएंगे। तो इस तरीके से कितने छिपकली हो जाएंगे, 2 छिपकली हो जाएंगी। इस तरीके से इसमें भी प्रजनन होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पुनर्जनन, रीजनरेशन। आपको पता होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में छिपकली अपनी पूंछ को काट देती है। कुछ एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें छिपकली अपनी पूंछ को कट कर देती है। कुछ समयावधि के बाद कटा हुआ पूंछ का हिस्सा पुनर्जनित किया जाता है। मतलब जो पूंछ है पूंछ से नया छिपकली बनाया जाता है। यह मर्यादित पुनर्जनन की पद्धति है। लेकिन प्लेनेरिया जैसे कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं के शरीर के 2 टुकड़े करते हैं। सिर्फ पूंछ तक नहीं, इसके ये जो भाग है इसमें से 2 टुकड़े करते हैं और प्रत्येक टुकड़ा शरीर का बचा हुआ हिस्सा नए से बना करके 2 नवजात प्राणियां निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ से देखोगे, यहाँ से ये पार्ट है और ये पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर ये पार्ट में फिर से एक पूंछ आ जाएगा और ये पार्ट में फिर से एक धड़ आ जाएगा। ये फिर से 2, यहाँ पे भी एक बनेगा और यहाँ पे भी ये एक पार्ट फिर से बनेगा। इस क्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। अब ये आ गया मुकुलन बडिंग। ये हम लोग ने इसके पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था, मुकुलन और बडिंग। फिर से यहाँ पे देखते हैं हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि। हाइड्रा देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा से क्या हो रहा है कि ये जो जैसे यहाँ पे कितने पार्ट्स निकले, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा भाग फूला हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से ये भाग इस तरीके से थोड़ा सा बाहर आएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रा का मुकुल होगा, मुकुलन होगा। जब ये भाग थोड़ा सा और बड़ा बनेगा तो यहाँ से एक 6 पार्ट्स का हाइड्रा फिर से निर्माण होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नवजात शिशु का ये आया, नवजात हाइड्रा यहाँ बन गया ऐसा जैसा ये था। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से फिर से एक निकलेगा और यहाँ से फिर से 6 पार्ट्स यहाँ से निकलेंगे। तो इस तरीके से हाइड्रा हरदम बढ़ते रहता है, बनते रहता है। हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर, पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति के विशेष स्थान पर पुनर्जनन कोशिका के विभाजन से एक उभार तैयार होता है। जैसे यहाँ पे एक उभार तैयार हुआ, यहाँ पे देखो एक उभार तैयार हुआ,
इस उभार को मुकुल कहते हैं। समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती है और उसका रूपांतरण छोटे हाइड्रा में होता है। समय के अनुसार ये जो मुकुल है इसमें वृद्धि होगी और छोटे छोटे हाइड्रा तैयार होंगे। नवजात हाइड्रा का शरीर स्तर और पाचन गुहा यह जनक हाइड्रा के शरीर स्तर और पाचन गुहा से जुड़ा हुआ था। मतलब जो भी इनको पाचन चाहिए या जो उनका शरीर का स्तर है वो जनक से जुड़ा हुआ रहता है। नवजात हाइड्रा का एक पोषण जनक हाइड्रा द्वारा ही किया जाता है। मतलब इनको जो खाना पीना चाहिए ये कौन देगा? इनका जनक हाइड्रा देगा, जहां से ये जन्म लेते हैं वो देगा। तब वह नवजात हाइड्रा की वृद्धि इतनी हो जाती है कि वह स्वयं का अस्तित्व बनाने में समर्थ हो जाता है। कुछ समय के बाद ये क्या होता है, स्वयं का अस्तित्व बना लेता है, तो वह जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये अपने आप को कट करके एक नया स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ये समृद्ध हो जाएगा। एक स्वतंत्र जीवन, मतलब इसको फिर जनक हाइड्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक ये जनक हाइड्रा के से ही अपना भोजन वगैरह तैयार करता है या खाता पीता है। अभी ये शाकी प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी शाकी प्रजनन का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे आपने शकरकंद का पेड़ देखा है, उसके बाद घात पर्ण का पेड़ है, फिर आलू है। तो इसमें देखोगे आलू अगर जो है अपने नए नए उगाते हैं तो ये इसमें अपने से ही ब्रांच लग जाता है, अपने से बहुत सारे शाखाएं निकलती हैं, एक में से ही बहुत सारे शाखा निकलेगा। अभी यहाँ से भी जो शाखा निकल रही है इसमें क्या करेगा, नए नए पत्तियां निर्माण करेगा। वनस्पतियों में जड़, तना और पत्तियां एवं मुकुल जैसी शाकीय अवयवों द्वारा होने वाले प्रजनन को शाकीय प्रजनन कहते हैं। जैसे यहाँ पे है ये वाला क्या है, शकरकंद। शकरकंद से यहाँ से भी जब निकलेगा तो यहाँ से भी शकरकंद होने के चांसेस होंगे। आलू में सल्क पत्रों की कक्ष में पाई जाने वाली कलिका, देखो आलू में सल्क पत्र पाए जा रहे हैं। उसके बाद घात पर्ण के पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले खांचों कलिकाओं की सहायता से शाकी प्रजनन करते हैं। और घात पर्ण में भी क्या किया जाता है, शाकी प्रजनन होती है। गन्ना, घास इन जैसी वनस्पतियों के गांठों पर भी जाने वाले मुकुलों की सहायता से शाकी प्रजनन किया जाता है। बीजाणुओं का निर्माण, स्पोर फॉर्मेटेशन, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ब्रेड का टुकड़ा है। ब्रेड के टुकड़े को 4 से 5 दिन तक रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो ग्रीन कलर का, सफेद कलर का उसके ऊपर बीजाणु निर्माण होते हैं, जिसको हम लोग फफूंदी वगैरह भी बोलते हैं। तो ये बीजाणु जो है ये इस तरीके से हमको दिखता है। गीले रोटी अथवा ब्रेड का टुकड़ा लेकर के नम हवा में 2 या 3 दिन तक रखो और 2-3 दिनों में उस पर फफूंदी की वृद्धि होती है। मतलब उसके क्या होगा, फफूंदी होगा। फफूंदी का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण कीजिए, आकृति निकालिए। मतलब ये जो है फफूंदी को हम लोग अगर दूरबीन से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमको इस तरीके का कुछ दिखता है। म्यूकर जैसे कवकों को शारीरिक रचना तंतुमय होती है, उन्हें बीजाणुधानी होती है। तो इसमें क्या होता है, बीजाणुधानी होती है, मतलब उसमें बीजाणु का निर्माण होता है। उनके बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होकर के वो फूट जाता है और बीजाणु बाहर निकल आते हैं। ये बीजाणु उचित तापमान, ये किसमें आएगा, तापमान में आएगा, आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होते हैं और उनसे कवक जाल का निर्माण होता है। और उनसे क्या होता है, एक बीजाणु से दूसरा बीजाणु, दूसरे बीजाणु से तीसरा बीजाणु, इस तरीके से ये सारे बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये था हमारा अलैंगिक प्रजनन। अब इसके आगे हम लोग लैंगिक प्रजनन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।